ठंड में 5 अनाथ बेटियां। माँ, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ माँ को? माँ हमसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही? माँ, माँ बोलो ना। आप अगर बोलती नहीं हो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राधिका और प्रिया दोनों रो रही होती हैं। तभी उनके पास उनका मामा आता है और उनसे कहता है, अरे रोने से कुछ नहीं होगा, चलो बाहर चलो, तुम्हारी माँ का अभी डॉक्टर इलाज करेंगे, उसके बाद पता चलेगा तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। धर्मेश उन 5 बहनों को ऑपरेशन रूम से बाहर निकाल कर ले आता है, जहां पर डॉक्टर आते हैं और सरस्वती का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मदन बच्चों का इंतजाम करके अस्पताल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसका एक अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे ये क्या, ये कौन है जिसका एक्सीडेंट हो गया है? इधर मदन का एक्सीडेंट होकर वो भगवान को प्यारा हो गया था, तो उधर सरस्वती का ऑपरेशन फेल हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर धर्मेश से कहते हैं, हमने आपकी सिस्टर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही, ऑपरेशन फेल हो गया। ये सुनते ही धर्मेश को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है। जी बोलिए, कौन बोल रहा है? दरअसल बात यह है कि आप मदन जी को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरी बहन के पति हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। डेड बॉडी हमने अस्पताल में भिजवा दी है, वहां से डेड बॉडी रिसीव कर लीजिएगा। वो इतना सुनते ही हैं कि तभी उसके सामने से कुछ लोग मदन की डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो मदन को देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन और उसके पति दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करवा देता है। इसी के चलते उनकी 5 बेटियां अनाथ हो जाती हैं और वो 5 बहनें रोने लगती हैं। माता पिता कहाँ हैं? अभी तक हमारे माता पिता आए नहीं। आपने बताया नहीं, हमारे माता पिता हमसे मिलने कब आएंगे? देखो बेटी, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है मैं तुम 5 को बता रहा हूँ। अब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं, अब वो भगवान के पास ही रहेंगे। राधिका थोड़ी समझदार होती है, वो समझ जाती है, जिसके चलते वो अपनी 4 बहनों को गले से लगा लेती है और कहती है, तुम चारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है। देखो मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो भगवान के पास चले गए हैं, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मामा जी अभी जिंदा हैं। आज से तुम 5 बहनें मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। चलो अपना सामान पैक कर लो। 5 बहनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते वो 5 धर्मेश के साथ उनके घर पहुंच जाती हैं, जहां कलावती उन 5 को देखते ही धर्मेश से कहती है, ओहो कितनी ठंड हो रही है, और ऊपर से तुम ये कूड़ा कचरा किसी और के घर का अपने घर पर उठा कर ले आए। देखो जी, मेरे बस की नहीं है इन 5 लड़कियों के लिए कुछ करना। इन्हें जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इन बेचारों का हम लोगों के अलावा है ही कौन? और मेरी बहन की ये 5 बेटियां कहाँ जाएंगी? जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उनके लिए कुछ करूंगी। अगर इन 5 को इस घर के अंदर रहना है तो इन 5 को घर के काम भी करने होंगे और मेरी सारी बातें भी सुननी होंगी। बच्चियों को छत मिल जाएगी, मुझे और क्या ही चाहिए। ये तुम्हारी बातें सुन लेंगी और थोड़े बहुत घर के काम भी करवाई देंगी। धर्मेश नौकरी करता था, जिसके चलते वो अक्सर काम पर ही रहा करता था। तो वहीं दूसरी तरफ कलावती धर्मेश के जाने के बाद उन बेचारी 5 लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार करती। एक दिन ठंड में प्रिया ठंडे पानी से बर्तन धो रही होती है। अचानक से उसके हाथों से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी कलावती गुस्से से आती है और प्रिया को मारना शुरू कर देती है। मामी जी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे कांच का ग्लास तोड़ दिया, और कितना महंगा सेट था। फ्री फोकट का इस घर के अंदर खा रही हो और ऊपर से रोजाना कोई ना कोई नुकसान कर देती हो। रुक जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। कलावती ठंड में डंडे से प्रिया को मारती ही रहती है, जिसके चलते उसका स्वेटर भी फट जाता है। तभी वहां राधिका आती है और अपनी बहन को बचाने के चलते खुद भी पिट जाती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें मत मारिए। आखिर हमारा कसूर क्या है जो हमारे ऊपर इतनी अत्याचार करती हो? जुबान तो बड़ी कैची की तरह चल रही है, लेकिन काम तो तुम जरा भी नहीं करती हो और मुफ्त की रोटी खाती रहती हो। आज तुम 5 को खाना नहीं मिलेगा। कलावती इस तरह कहकर चली जाती है। आज हमारी माँ होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता।
हम और कब तक अपनी मामी के इन अत्याचारों को सहन करते रहेंगे। आज तो उन्होंने हमारी पीहू के लिए दूध भी नहीं दिया। देखो पीहू किस तरह से रो रही है। राधिका दीदी, मैं तो ये कहती हूँ कि चलो यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जिससे हमारी मामी हमें ढूंढ भी ना सके। उनके टुकड़ों पर पलने से अच्छा है कि हम कुछ काम करेंगे और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। हम यहाँ और नहीं रह सकते, आज ही रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे। राधिका अपनी पांचों बहनों के साथ आधी रात होते ही घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो पांचों बहनें ठंड में भटकते भटकते एक टनल में पहुंच जाती हैं, जहां ठंडी हवाएं थोड़ी कम चल रही होती हैं। दीदी, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। राधिका ये सुनकर वहां पड़ी नारियल की बोरी उठाती है और अपनी चारों बहनों को उड़ा देती है। आज की रात किसी तरह निकाल लो, बाकी अब कल देखते हैं। अगले दिन राधिका यहाँ वहां से कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अपनी बहनों की ठंड को दूर करने के लिए आग जला देती है और उसके बाद किसी तरह वो पन्नी लकड़ियों को जोड़कर अपने लिए एक झोपड़ी बनाती है, जिसमें वो अपनी बहनों के साथ रहने लगती है। वहीं उसे टनल के बाहर वो छोटी सी उम्र में ही एक चाय की दुकान खोल लेती है। बस अब इतना गुजारा करने लायक तो काम हो जाए कि अपनी बहनों को किसी चीज की दिक्कत ना होने दूं। ठंड में जो भी टनल के अंदर से गुजरने वाला होता वो दुकान को देखकर वहां अपनी गाड़ी रोक लेता और उनकी दुकान से चाय पीने लगता। इसी के चलते अब वो पैसा कमाने लगती हैं और अपनी बहनों के लिए ठंड से बचने के लिए नए नए स्वेटर भी खरीदती हैं, जिसकी चाय की दुकान फेमस हो जाती है और अच्छा खासा वो कमाकर अपनी बहनों की अच्छी परवरिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जब धर्मेश को ये पता चलता है कि उसकी बहन की बेटियां उसकी पत्नी की वजह से घर छोड़कर चली गईं, तो धर्मेश उसे बहुत डांटता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उन बच्चियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए उन्हें ढूंढने चलते हैं। कलावती और धर्मेश दोनों ही उन 5 बहनों को ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें पुलिस की मदद से वो 5 बहनें मिल जाती हैं, जहां वो चाय की दुकान चलाते चलाते सक्सेस हो जाती हैं। कलावती उन 5 से माफी मांगती है और उन्हें अपनी बेटियां समझकर उन्हें वापस घर ले आती है, जिसके बाद राधिका चाय बनाने का काम नहीं छोड़ती, वो अपनी बहनों के लिए काम करती रहती है। अब वो अनाथ बहनें अपने ही रिश्तेदारों के घर पर खुशी खुशी रहने लगती हैं। 5 नंद की एक भाभी लाई हीटर और कंबल। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर कहाँ थे तुम? मेरी दोनों बहनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उन्हें दवाई दिलाने गया था। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अभी तुम्हारी बहन कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, मैंने उसे दवाई दिलवा दी है, वो आराम कर रही है। ये तो ठीक है विवेक, ये बताओ तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। जब तक बात नहीं करोगे क्या तब तक कैसे पता चलेगा? तुम तो पहले ही अपनी तरफ से सोच कर बैठे हो। इधर शिखा विवेक को शादी के लिए मना रही होती है, तो उधर विवेक की 5 बहनों के बीच आपस में एक कंबल के पीछे लड़ाई होने लगती है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, अभी मैंने घर के सारे काम किए हैं और तुम हो कि मुझे कंबल के अंदर बैठने ही नहीं दे रही हो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कंबल दे दो। ओफो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? रात को भी तो इसी कंबल में हम सभी एक साथ सोते हैं ना। बस करो, तुम्हारी लड़ाई के चलते मैं ठंड में अब मर रही हूँ। अरे समझ नहीं आ रहा, तुम सबको कैसे समझाऊं? छोड़ दो इस कंबल को, क्यों पकड़ रखा है? कायरा ऐसा कहकर अपनी बहनों को लड़ाई करने से छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो कंबल फट जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखो तुम दोनों ने क्या किया, तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है अब रात को हम लोग क्या ओढ़कर सोएंगे? बहुत ज्यादा ठंड होती है रात में। कायरा दीदी, मैं तो इसमें शामिल ही नहीं थी, आप मेरा नाम मत लीजिए प्लीज। कायरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे अपने गरीब भाई की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मेरा बेचारा भाई कैसे कंबल खरीदेगा? हे भगवान, वो तो बड़ी ही मुश्किलों से इस घर को चला रहा था, अब उसके ऊपर ही खर्चा आ पड़ेगा। कायरा ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तुम जरा रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है, उसके बाद तुम चारों को बताती हूँ। कायरा ऐसा बोलने के बाद दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने उसका भाई शिखा के साथ शादी करके खड़ा होता है। शिखा की मांग का सिंदूर देखते ही कायरा अपने भाई से कहती है, ये क्या भैया, ये कौन है? आपने मुझे इनके बारे में कुछ बताया नहीं। वो दरअसल हुआ ये कि शिखा मुझे शादी के लिए आज समझा रही थी और उसकी बात मानकर मैं इसके पिता से मिलने इसके घर गया।
जहां उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। लेकिन शिखा मुझे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई, और साथ में देखो क्या लेकर आई है, एक नया कंबल और हीटर। नया कंबल देखते ही कायरा तो बहुत खुश होती है, साथ में उसकी चारों बहनें भी बहुत खुश होती हैं। ईशा अपने भाई के हाथों से कंबल छीन लेती है और चुपचाप जाकर लेट जाती है। तो वहीं आरती अपने भाई के हाथों से हीटर लेकर अंदर चली जाती है। दरअसल भैया हुआ ये कि आज इन सभी की लड़ाई हो गई और हमारा पुराना कंबल फट गया। ये सुनकर विवेक को भी बहुत अफसोस होता है, वो कुछ नहीं कह पाता है। इतने में शिखा कहती है, विवेक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी 5 बहनें? अक्सर तुम अपनी 2 बहनों का ही ज्यादातर जिक्र करते थे। अब क्या करूं, मेरी 2 बहनें तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं, हमेशा तो लड़ती रहती हैं, इसलिए उनकी ही बातें ज्यादा मेरे दिमाग में चलती रहती थी, और इसी के चलते मैंने तुम्हें उन दोनों के बारे में ही ज्यादा बताया। आओ शिखा, मेरे घर में आओ। शिखा जैसे ही घर के अंदर आती है, वो टूटा फूटा कच्चा मकान जिसकी दीवारों के अंदर भी दरारें आ रही थी, ये सब देखकर विवेक से कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम इस घर में रहते हो। खैर कोई बात नहीं, बहुत ठंड लग रही है, मेरा हीटर कहाँ है? आरती हीटर जलाकर उसके सामने बैठी होती है। भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो जो हम सभी के लिए हीटर लेकर आई हो। अब तो हमें ठंड लगेगी नहीं। हाँ, और ना ये कंबल बहुत ही सॉफ्ट और गर्म है, सच में इसके अंदर तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हमारी भाभी कितनी अच्छी है। विवेक की दोनों बीमार बहनें भी कंबल के अंदर घुस जाती हैं, जहां कायरा अपनी नई नवेली भाभी के लिए चाय बनाकर लाती है। ठंड बहुत ज्यादा है भाभी, आप ये लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय देने के बाद कायरा भी कंबल के अंदर ही घुस जाती है। एक तरफ ईशा ने हीटर जला के रखा होता है, तो बाकी की चारों बहनें कमल के अंदर घुसकर कंबल की गर्माहट ले रही होती हैं। ये देखकर शिखा को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ये क्या, कंबल मैं अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन देखो तो सही, इन 5 ने कंबल और हीटर दोनों पर ही कब्जा कर लिया। शिखा वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। इसी प्रकार रात को कायरा सुई से अपने पुराने वाले कंबल को जोड़कर अपनी भाभी को देती है और कहती है, भाभी, बाहर हॉल में बहुत ज्यादा ठंड है, हम 5 वहाँ सो नहीं पा रहे। ये पुराना कंबल आप ले लो, बाकी हम 5 बहनें आपका ये बड़ा वाला कंबल ओढ़ लेंगे। वैसे भी आपके कमरे में ठंड कम है। ये भी कोई पूछने वाली बात है कायरा, ये रहा कंबल, ले जाओ। विवेक ऐसा कहकर कंबल अपनी बहन को दे देता है, जिसके बाद उस रात शिखा को विवेक के घर में पुराने कंबल के अंदर ही सोना पड़ता है। पूरी रात शिखा को नींद नहीं आती है। तभी ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरा अच्छा खासा कंबल तो इन्होंने बाहर दे दिया और मुझे ये फटा पुराना कंबल दे दिया। इधर शिखा के पास ना तो उसका कंबल था और ना ही हीटर। तभी आधी रात में विवेक ठंड से बचने के लिए अपनी बहनों के पास जाकर सो जाता है, जहां हीटर और कंबल दोनों होते हैं। मुझे यहाँ छोड़कर विवेक वहां चले गए। कम से कम इन्होंने मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा होता। 1 से 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और अब शिखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन रात को वो विवेक की 5 बहनों के ऊपर से अपना कंबल उतार लेती है। बहुत हुआ तुम 5 का, मुझे अंदर ठंड में नहीं सोया जाता, मुझे मेरा ही कंबल चाहिए। और अगर तुम्हें ऐसा कंबल चाहिए तो अपने भाई से कहो कि वो काम करके तुम्हारे लिए कंबल ला कर दे। शिखा कंबल के साथ हीटर भी ले जाती है, जहां वो उस रात सुकून से सोती है। लेकिन पूरी रात बिना कंबल और बिना हीटर के विवेक की 5 बहनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किसी को बुखार चढ़ता है, तो किसी को खांसी, तो किसी को जुकाम और किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसके चलते विवेक अपनी मजदूरी का काम छोड़कर अपनी बहनों को अस्पताल में लेकर जाता है। दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं अपनी बहनों के लिए, ये दवाइयाँ लेकर जाओ। विवेक वो सारी दवाइयां लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां दवाइयों का बिल 1000 रुपए का बनता है। ये क्या, इतनी महंगी दवाई? अरे तुम सोना दे रहे हो या दवाई? अरे देखो भाई, दवाई का रेट ही इतना है तो मैं क्या करूं, लेनी है तो लेकर जाओ वरना रहने दो। उस समय तो विवेक दवाई ले नहीं पाता और चुपचाप वापस घर पर आता है, जहां वो अपनी पत्नी शिखा को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बहनों के ऊपर से रात को अपना कंबल उतार लिया था। आज देखो वो 5 हॉस्पिटल में एडमिट है, ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दवाइयां लेकर आ सकूं। विवेक ऐसा बोलने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है।
शिखा अपनी ननद से मिलने अस्पताल पहुंच जाती है तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने मालिक से पैसे लेने के लिए जाता है। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी 5 बहनें हॉस्पिटल में हैं। 1 हफ्ते से तो तू काम पर आया है नहीं और पैसे मांग रहा है। जा पहले थोड़ी भट्टी का काम कर, उसके बाद तुझे पैसे दूंगा। अपने मालिक के कहने पर अपनी बहनों के लिए वो भट्टी पर काम करने लगता है। उसे ईंटों को उठाकर भट्टी में डालना पड़ता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। शाम तक उसे उसके पुराने पैसे और उस दिन के पैसे भी मिल जाते हैं, जिसे वो दवाई खरीदता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी 5 बहनें कहाँ हैं? अरे हाँ, तुम्हारी 5 बहनों को तो तुम्हारी वाइफ यहाँ से ले गई है। तुम्हारी वाइफ सारी दवाइयाँ लेकर सही समय पर आ गई थी। ये सुनकर विवेक फौरन घर पहुंच जाता है, जहां शिखा के कंबल में उसकी बहनें सो रही होती हैं और उनके पास हीटर जला होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं अपनी चीजों को मिल बांट कर इस्तेमाल करूंगी। शिखा के इस तरह माफी मांगने से विवेक उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से शिखा अपने हीटर और कंबल का इस्तेमाल मिल बांट कर करती है और कभी भी अपनी अमीरी अपनी ननद के ऊपर नहीं झाड़ती। वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों में विवेक भट्टी पर काम कर करके एक नया कंबल भी ले आता है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती।